हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 1 अक्टूबर 2024 को हम सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों का एक साथ एनालिसिस इस वीडियो में कवर करवाएंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिएगा और कल वाले वीडियोस भी आपको यहीं पर मिलेंगे। और गाइस इनसे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से हम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको बना है, कवाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वेयर इज कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवाल वन्यजीव जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। देखिए कवल जो है बाघ अभयारण्य तेलंगाना राज्य के मंचेरियल जिले के जन्नाराम जो मंडल है इसमें आता है। और भारत सरकार ने 2012 में कवल वन्यजीव अभयारण्य को बाघ जो अभयारण्य इसके रूप में घोषित किया था। याद रखना है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजर्व है राज्य के उत्तरी तेलंगाना जो क्षेत्र है इसका सबसे पुराना अभयारण्य है और ये अपनी प्रचुर वनस्पतियों और जीवों के लिए स्पेशली जाना जाता है। ये अभयारण्य गोदावरी और कदम नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भी है जो अभयारण्य के दक्षिण की ओर बहती है। इसके अलावा KWS की स्थापना हुई थी 1965 में। बाद में इसे WPA है ना, WPA 1972 के तहत 1999 में संरक्षित क्षेत्र PA घोषित किया गया था। तो आपको ये चीजें भी याद रखना है। गाइस देखिए अभी टेक्स्ट बुक पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, बिगेस्ट ऑफर अब तक का आप ऐसे मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है या टेस्ट पास है जो कि 1 ईयर के लिए रहेगा, काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो RSD जो कूपन कोड है ये आपको यूज करना है, इनकी मदद से आपको अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर मिल जाएगा यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा। इसमें आपकी ऑल एग्जाम आ जाएंगी। इसके अलावा 70,000 से अधिक यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आप दुनिया की किसी भी यानी कि भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी एग्जाम इसी 1 ईयर टेस्ट पास के अंतर्गत आ जाएगी। तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और काफी कम प्राइस में भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की जो अवधि है इससे रिलेटेड है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 58 है। आपको दोनों याद रखना है। पद की अवधि अगर पूछे जाए तो अनुच्छेद 56 रहेगा और राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल पूछे जाए तो 58 रहेगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ये आपके लिए हम लेकर आए ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो पाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का जो उल्लेख है ये देखने को मिलता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद पर एक व्यक्ति होना, राष्ट्रपति के राज्य का प्रमुख होना और राष्ट्रपति के सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख होना है। अनुच्छेद 53 जो है ये संघ की कार्यकारी शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी जानकारी के बारे में है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यालय से या कार्यकाल से जुड़ी जानकारी बेसिकली इसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 60 जो कि अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ी जानकारी इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने से जुड़ी जानकारी आर्टिकल 61 में देखने को मिलती है। संविधान का जो भाग 5 है इसमें अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका जो है इससे रिलेटेड है। संघ की कार्यपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के जो महान्यायवादी है ये होते हैं संघ की कार्यपालिका में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारतीय राज्य के प्रमुख है आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग। वह सभी सैन्य बलों के सभी सुप्रीम कमांडर के प्रमुख है, देश का पहला नागरिक है। इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस की डिटेल है सारी हमने यहाँ से कवर आपको करवा दी है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? ये CPU का क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन बना था आपका, वापस से रिपीट हुआ है आपका ये क्वेश्चन। दिलीप कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सब्सटेंस
एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार करेक्ट आंसर रहेगा। द सब्सटेंस एंड शैडो, द शैडो दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान की एक आत्मकथा है जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको यूसुफ खान मिला होगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्हीं को दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर दिलीप कुमार देखने को मिलता है, इसलिए दिलीप कुमार आपको आई थिंक ऑप्शन में मिला होगा। ये जो पुस्तक लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर के द्वारा लिखी गई है, क्लियर याद रखना है किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर इन्होंने लिखी है, जो उनके संबंधों, विवाह और फिल्मों के उतार चढ़ाव को चित्रित करती है। अभिनेता 1944 में रिलीज हुई, ज्वार भाटा के साथ फिल्मों में प्रवेश किया। 6 दशकों की करियर में उन्होंने 60 से अधिक फिल्में की, जिनमें मेला, नया दौर, आन, देवदास, मधुमती या मधुमती, मुगल ए आजम ये सभी शामिल है। और उन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। 1994 में 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए इम्तियाज इनको मिला है। तो 1999 में पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भी इनको मिल चुका दिलीप कुमार को। उन्होंने एक भारतीय अभिनेता द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी बनाया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है AH ये किससे रिलेटेड है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51AH किससे संबंधित है? तो ये SSC MTS 2022 का क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड वापस से रिपीट हुआ है। तो आर्टिकल 51AH ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इससे इसका संबंध सीधा सीधा याद रखिएगा। देखिए ये जो है आर्टिकल 51 के जो आपको यहाँ से जो ABCD इस तरह से पूछे जाता है, ये सारे आपको यहाँ से हम आपको L तक कवर करवा दे रहे हैं। तो फर्स्ट में अगर A पूछे जाए कि अनुच्छेद 51A में क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। कौन कौन से? देखिए, संविधान और उसके लक्ष्यों और संस्थाओं के साथ राष्ट्रध्वज और गान को बनाए रखना, उन महान आदर्शों का सम्मान करें और उन्हें कायम रखें जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रेरित किया है। ये C हो जाएगा आपका। D में हो जाएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उनकी रक्षा करें। E में हो जाएगा देश की रक्षा करें, आह्वान होने पर राष्ट्र सेवा प्रदान करें। इसके अलावा F की बात करें, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच एकता और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं को गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को अस्वीकार करना, ये F में आता है। G की बात करें, देश की विविध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करें और उसकी रक्षा करें। H जो कि है जीवित प्राणियों के प्रति, देखिए जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे और वनों, झीलों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, माफ चाहेंगे उसके लिए। ये जो है ना ये वाला है ना, ये यहाँ से आप डिनोट करिएगा इसको A, फिर ये आपका B रहेगा, ये आपका C रहेगा, ये आपका D रहेगा, ये E रहेगा, है ना, ये F रहेगा, ये G रहेगा, ये H, I, J और K, है ना। तो ये K तक है। इसको आप थोड़ा सा अपडेट करिएगा, मैं आपको PDF में अपडेट करके प्रोवाइड करवा दूंगा, बट इस वीडियो में थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा आप। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो है चेंज हो चुका है, माफी चाहेंगे इसके लिए आप सभी से। तो हमने जो देखा यहाँ पर H वाला कौन सा है, ये वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना। बाकी और आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इस तरह से आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं I वाला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। J में क्या आता है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि देश प्रयास और उपलब्धि की गई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। इसके अलावा K में क्या आता है, माता पिता या संरक्षक द्वारा जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये इसमें शामिल है। तो यहाँ पर हमने ये पूरे K तक कवर करवा दिए, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ये क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल का है। 18 जुलाई 2016 को 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल वाज बिल्ड बाय विच मुगल एम्पायर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ताजमहल का, याद रखिएगा।
ताजमहल के निर्माण का जो श्रेय है मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। अमानत खान सिराजी ताजमहल के सुलेखक थे। उनका नाम ताज के एक द्वार पर एक शिलालेख के अंत में आता है। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों को डिजाइन किया था, जबकि तुर्की के इस्माइल खान अफरीदी गुंबद निर्माता थे। इसमें ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। केंद्रीय गुंबद केंद्र में 187 फीट की ऊंचा है। क्लियर है? केंद्रीय गुंबद जो है केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफेद जो पत्थर थे और बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, इनका इस्तेमाल इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग सिल्क रूट शब्द का अर्थ आपको बताना है किससे है? तो ये चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? इन एंसिडेंस टाइम द टर्म सिल्क रूट मीन्स बताना है। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का मार्ग था रेशम मार्ग या सिल्क रूट इसको कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। 34 शताब्दी में की थी ये, और ये फेवरेट है, हर बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। सिल्क रोड से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचारकों तीर्थ यात्रियों ने जो है 34 शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। 34 शताब्दी ईस्वी में से ही चीनी यात्री जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष खोज के लिए भारत की यात्रा शुरू की। कहा जाता है कि फैक्सियन की भारत की यात्रा तीर्थ यात्रा 395 से 414 पहली महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा थी। वह सिल्क रोड से रवाना हुआ और भारत में 6 साल रहा, फिर समुद्री मार्ग से वापस लौटा था। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द का जो अर्थ है चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था, जिसको सिल्क रूट कहा जाता था, रेशम मार्ग। रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार है सबसे पहले चाइना में हुआ था, लगभग 7000 साल पहले, जबकि विधियां जो है हजारों वर्षों तक एक गुप्त रहस्य बनी रही। चीन के कुछ लोग जो पैदल घोड़े की पीठ और ऊंट पर दूर दराज देशों से जाते थे या दूर दराज देशों में जाते थे, उनके साथ में रेशम भी ले जाते थे। राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? याद आप रखिएगा किस तरह से आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा ये है कि क्योंकि ये भारतीयों के लिए है तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजा कनिष्क ने या भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किसने किया था? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो राजा कनिष्क ने किया था। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है SHG का पूर्ण रूप क्या है? ये गाइस अभी हमने कवर करवाए थे आपको, यानी कि स्टार्ट जो एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसके एक दिन पहले ही हमने आपको एक वीडियो दी थी 300 वाली, एक वीडियो दी थी 250 या 53 वाली, है ना, 153 वाली, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन वीडियोस में हमने इस तरह के जितने भी एवरग्रीन क्वेश्चंस थे वो सारे कवर करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो देख कीजिएगा, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको बताया था, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा वहीं से निकल कर आपका आ रहा है। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये इसके अलावा SSC CHSL 2021 में भी पूछा गया था, जो कि 2022 में कंडक्ट करवाई गई थी 3 जून को थर्ड शिफ्ट में। तो SHG का जो पूर्ण रूप है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। SHG का पूर्ण रूप स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह, ये उन लोगों के अनौपचारिक जुड़ाव है जो अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए साथ आना पसंद करते हैं। स्व सहायता समूह को एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के स्व नियंत्रण सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और सामूहिक रूप से एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा भी इसकी होती है। यह गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए परिवर्तन का वाहन बन सकता है। एक स्वयं सहायता समूह आमतौर पर संक्षिप्त SHG एक वित्तीय मध्यमस्थ समिति है जो आमतौर पर 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की 12 से 25 स्थानीय महिलाओं से बनी होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये संबंधित है, बिहू डांस इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? असम आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
एनटीपीसी का क्वेश्चन है टीयर 1 का, 2016 में ये 3rd शिफ्ट में बना था, आप याद रखिएगा। तो बिहू जो नृत्य है भारतीय जो राष्ट्रीय असम है इसका एक लोक नृत्य है, याद रखना है। और सत्रिय यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये जो नृत्य है आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली को तेज कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेषताएं इसकी है। इस लोक नृत्य में नर्तियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है, लाल रंग की थीम पर ही केंद्रित होती है। इस लोक नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है यह अज्ञात है। और बिहू नृत्य का सबसे पहला चित्रण जो है 9वीं शताब्दी की जो मूर्तियां हैं इनमें मिलता है। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के जो तेजपुर और दरांग जिले हैं इनमें पाया जाता है। 14वीं शताब्दी के शिलालेखों में इसका जो उल्लेख है चोटिया और लक्ष्मी नारायण में भी आपको मिलता है। तो याद रखना है बिहू नृत्य 12 खेतों, उपवनों आदि में किया जाता है। देखिए बिहू जो नृत्य है बाहर, खेतों और उपवनों आदि इनमें किया जाता है। यह लोक नृत्य बोहाग बिहू उत्सव में से अपना नाम लेता है। बोहाग बिहू त्योहार जो है असम में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल कवर करवाई बिहू के बारे में सारी कवर करवा दी है। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आपका अब बाहर नहीं बनेगा अगर आपने अच्छे से कच को कवर कर लिया तो। अगला क्वेश्चन है सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है आपका, 2023 में पूछा गया था 21 नवंबर को 1st शिफ्ट में। याद रखिएगा कथक करेक्ट आंसर रहेगा। सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? तो कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक की जो उत्पत्ति हुई है ब्रजभूमि की रास लीला से हुई है, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। कथक काठिया द्वारा किया जाता है जो हाव भाव और संगीत के साथ महाकाव्य के छंदों का पाठ करता है। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं, जैसे कि लखनऊ जो घराना है इसकी बात करती है नवाब वाजिद अली खां के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंच गया था। यह अभिव्यक्ति और अनुग्रह को महत्व देता है। जयपुर की बात करें तो भानुजी द्वारा शुरू की गई ये घराना प्रभा गति लंबे लेबद्ध स्वरूप पर जोर इसमें दिया जाता है। रायगढ़ की बात करें राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ तबला संगीत पर जोर इसमें दिया गया। इसके अलावा बनारस की बात करें तो जानकी प्रसाद के तहत विकसित हुआ ये भूमि के उत्तम उपयोग और समरूपता का विशेष जोर ये इसमें दिया गया। कुछ और भी चीजें हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, तो नृत्य उत्पत्ति और उनको प्रचलित करने वाले व्यक्ति और प्रसिद्ध समर्थक, ये सारी चीजें हम कवर करवाएंगे। भरतनाट्यम की सबसे पहले बात करते हैं, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ए कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल इसके जो है इसको जो है स्थापित संस्थापक है इसके, ऐसा यहाँ पर। और इस नृत्य के जो नर्तक है इनमें बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना और नर्तक है। तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध समर्थक ऐसा आप बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। रागिनी देवी संस्थापक इसकी है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, ये सभी इसके जो है नर्तक हैं। कथकली की बात करें केरल का है वी एन मेनन इसके संस्थापक है। गुरु कुंचुकुरु, गोपीनाथ कोट्टाकल, शिवरामन, रीता गांगुली, ये सभी इसकी क्या है नर्तक हैं। अगला है ओडिसी जो कि ओडिशा का है, इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फाबरी इसके संस्थापक है। और इसके जो नर्तक है ओडिसी नर्तक यह है गुरु पंकज चरण दास, केलोचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरोन लोवेन और मायरला बर्वे, ये सभी ओडिसी नर्तक हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का है राजा भाग चंद्र इसके संस्थापक है। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये सभी जो है क्या है, और गुरु विपिन सिंह, ये सभी कौन है इसके नर्तक हैं। बात करें कथक की जो कि उत्तर प्रदेश का है, लेडी लीला है ना सोखे, ये इसके संस्थापक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, तारा देवी और दमयंती ज्योति, ये सभी इसके नर्तक है। सत्रिया जो कि असम का है, श्रीमंत शंकर देव इसके संस्थापक है, या इन्होंने इसकी उत्पत्ति की है। मोहिनी अट्टम केरल का है, वी एन मेनन और कल्याणी अम्मा कुट्टी अम्मा इसके संस्थापक है। बात करें मोहिनी अट्टम के नर्तक की, सुनंदन नायर, कलामंडलम, क्षेमवती माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये सभी इसके नर्तक हैं। यहाँ पर जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे हमने आपको कवर करवा दिए, स्टेट वगैरह सारी डिटेल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन इज इनकरेक्टेड? आपको गलत बताना था। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति जो है ये भी कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर पहला स्थल जहां इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी। सभ्यता 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच दिनांकित है। पहले और बाद की संस्कृतियां थी जिन्हें अक्सर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कहा जाता था।
हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी इन आकृतियों से अलग करने के लिए परिपक्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा वासी मछली सहित कई प्रकार के पौधे और जानवरों के उत्पादों को खाते थे। हड़प्पा स्थलों पर पाए जाने वाले अनाज में गेहूं, जौर, इसके अलावा मसूर, छोले, तिल शामिल होते हैं। गुजरात में स्थलों से बाजरा पाया जाता है और चावल के सबूत अपेक्षाकृत दुर्लभ है। इसमें मोहनजोदड़ो एक विशेष नियोजित शहरी केंद्र था। शहरी केंद्र का जो विकास है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो आपको ये याद रखना है हड़प्पा से रिलेटेड। अब जितनी डिटेल बताइए इन्हीं में से आपको आई थिंक हो सकता है कथन या स्टेटमेंट दिया रखा होगा। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी की है? विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट फार्मूला ई रेस? तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 23 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। हैदराबाद तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फार्मूला ई रेस होने जा रही है। क्लियर है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। हैदराबाद ई प्रिक्स चित्र में हुसैन सागर झील और एनटीआर मार्ग के किनारे हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में आयोजित किया जा रहा है। हैदराबाद इस रेस की मेजबानी करने वाला दुनिया का 27वां शहर है जो पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त इवेंट है। अगला क्वेश्चन है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये ओम बिरला जी करेंगे। ओम बिरला करेक्ट आंसर रहेगा। वो विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट डेलीगेशन एट द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया। तो आपका करेक्ट आंसर ओम बिरला हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 जुलाई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स सम्मेलन या संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, भारतीय संसद से में प्रमुख पदों पर आसीन शंभू शरण पटेल, उत्पल कुमार सिंह, पीसी मोदी जैसे अन्य सदस्य शामिल हैं। तो लोकसभा सचिवालय में से अंजनी कुमार प्रतिनिधिमंडल के रूप में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। रसद और प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करेंगे। फोरम का मुख्य विषय समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका, और इसमें ब्रिक्स देशों तथा आमंत्रित देशों जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसके अध्यक्ष और संसद सदस्य इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणुओं और ध्रुवी अध्रुवी अणुओं में कोई द्विध्रुवी गति क्यों नहीं होती है? Why do atoms and non-polar molecules have no diploid motion? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश मेघ सममित रूप से विघटित होता है, वितरित होता है। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। परमाणु और अध्रुवीय अणुओं में कोई भी ध्रुवीय गति नहीं होती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड सममित रूप से विस्तृत होते हैं। अध्रुवीय बंद होते हैं क्योंकि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जो होता है 0.4 से कम होता है। अध्रुवीय बंधों में किसी भी प्रकार का शुद्ध द्विध्रुवीय गति नहीं होती है और आमतौर पर यौगिकों में बनते हैं जहां समरूपता की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ था? यह भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको किस वर्ष में मंजूरी दी थी? तो 2018 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों के इलाज का लाभ उठाया है इन्होंने। और ये योजना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, 10.74 करोड़ यानी कि 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रेरित प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की जो राशि है इसके तहत ये दी जाती है। अस्पताल के खर्च को कम करने और वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद ये बेसिकली करता है। ये जो सेवा है बिंदु पर लाभार्थियों के लिए सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनके रासायनिक नाम का मिलन करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया। कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। पोषक तत्व, कार्य और मौजूद होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ये क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करता है।
किसमें मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू, मक्का और गन्ना में कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा, ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये किसमें होता है? वसा। तो तेल में, मीट, मक्खन, दूध, मूंगफली और मछली, इन सभी में बेसिकली फैट यानी कि वसा होती है। तेल, मीट, मक्खन, दूध, मूंगफली और मछली। क्लियर है? इसके अलावा प्रोटीन की बात करें, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है, जैसे कि सोयाबीन, मछली, अंडे, दालें, इन सभी में बेसिकली प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए, यह आंखों को स्वस्थ रखता है। गाजर, सेब और आम में ये पाया जाता है। विटामिन सी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नींबू, हरी मिर्च और संतरा में बेसिकली देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन से पाचन संबंधित क्वेश्चन आपको बना था। क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइजेशन फ्रॉम एमाइलेज, लिप्सेम और ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इनसे ये पाचन में मदद करते हैं। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। एमाइलेज की बात करें, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ये लार और अग्नाशय को स्रावित होता है। लार में पाया जाने वाला एमाइलेज टाइलिन कहलाता है। टाइलिन स्टार्च को मॉल्टेज और डेक्सट्रिन में बेसिकली बदलता है। लाइपेज की बात करें, ये एंजाइम वसा या ट्राइग्लिसराइड्स को मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। यह अग्नाशय, आंत, पेस्ट और वसा उत्तकों को स्रावित होता है। ट्रिप्सिन की बात करें, यह एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह छोटी आंत में प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन को निष्क्रिय रूप से ट्रिप्सिनोजेन के रूप में अग्नाशय से स्रावित किया जाता है। तो यह छोटी आंत में एंटरोकाइनेस एंजाइम की मदद से सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? वो वाज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस। तो करेक्ट आंसर इंद्र हो जाएगा आपका। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को युद्ध और मौसम का देवता माना जाता था। इन्हें वृत्रहंता के नाम से भी जाना जाता था। आर्यों के कुछ और भी देवता रहे हैं, जैसे कि अग्नि भी रही है। अग्नि मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। अग्नि क्योंकि देवता थे। ऋग्वेद में अग्नि पर 200 सूक्त हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा वरुण देव जो कि जल के देवता थे और इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। इसके अलावा सोम देवता जिनको पौधों और औषधि के देवता माना जाता है। रुद्र हवा और तूफान के देवता ये कहलाते थे, रुद्र। तो आप सभी याद रखिएगा। अगला है, दो सिंथेटिक संकेतकों के नाम बताइए। नेम द टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो फिनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों हैं, आपको याद रखना है। फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों संकेतक मानव निर्मित होते हैं और प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संश्लेषित संकेतक पदार्थ के संश्लेषण से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1928 में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय, देखिए 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? एमपीएससी का क्वेश्चन है, ग्रुप सी प्रीलिम्स। 5 नवंबर 2022 को प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन पूछा था एमपीएससी में, महाराष्ट्र पीएससी ग्रुप सी में। क्लियर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थकों में से एक थे ये। जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन में छात्र जीवन के दौरान भारतीय राजनीति में रुचि विकसित हुई थी और नेहरू की पहली बड़ी राष्ट्रीय भागीदारी थी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय। उन्होंने संयुक्त प्रांत अरब यानी कि जो अब है उत्तर प्रदेश, इसमें आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू ने 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता संभाली और पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए एक सफल प्रस्ताव पेश किया था। 1929, 29, 30, 36, 37 में 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे ये, याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि भारत की खोज, एक आत्मकथा आजादी की ओर, नेहरू का भारत, चुनिंदा भाषण, स्वतंत्रता के शब्द, एक राष्ट्र के विचार, एक संकलन, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, आपको याद रखना है। अगला है 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वो आज अवॉर्डेड द 2014 टैगोर अवार्ड। एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है, 2019 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन बुना था 6 फरवरी को। तो राजकुमार सिंह जीत सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2014 का टैगोर पुरस्कार जो प्रदान किया गया राजकुमार सिंहजीत सिंह को प्रदान किया गया। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठन छायानाट बांग्लादेश का है। फरवरी 2019 में वर्ष 2014, 15, 16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार राजकुमार सिंहजीत सिंह को वर्ष 2014 के लिए दिया गया। बांग्लादेश के एक संगठन छायानाट ने वर्ष 2015 के लिए इसे जीता। याद रखना 2014 के लिए इनको दिया गया। हमसे क्या पूछे, 14 के लिए इनको दिया गया। 15 के लिए छायानाट संगठन ने जीता। 16 के लिए राम वनजी सुतार ने इसे जिताए। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की नगद धनराशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र और हथकरघा से बना उपहार प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया था। विच एडिशन ऑफ द इंटर कॉन्टिनेंटल कप वाज हेल्ड इन 2023। थर्ड था, तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। साल 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसे 2023 हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप के नाम से जाना जाता है। यह फुटबॉल टूर्नामेंट 9 से 18 जून 2023 के बीच भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है इसमें आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में भारत ने लेबनान को हराकर खिताब जीता। साल 2023 में ECN कॉन्टिनेंटल कप जो है T20 IW आयोजित किया गया था। ये टूर्नामेंट 4 से 6 अगस्त 2023 के बीच बुखारेस्ट जो रोमानिया है इसमें खेला गया था। और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है यूरोपीय क्रिकेट नेटवर्क ECN ने किया था। साल 2023-24 में IIHF कॉन्टिनेंटल कप आयोजित किया गया था और यह यूरोप की दूसरी श्रेणी की आइस हॉकी क्लब प्रतियोगिता थी। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IIHF ने किया था और यह सीजन 22 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था। इसका जो फाइनल मैच है 12 से 14 जनवरी 2024 के बीच में खेला गया था। तो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई। द यू शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय, तो हिमनद ग्लेशियर के द्वारा ये बनाई गई। धरती के मुंह पर घाटियां सबसे प्रमुख भूमि है। वे ग्रह पृथ्वी पर लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, सभी बोतलों और अन्य ग्रहों के साथ में। तो घाटियों में आमतौर पर एक वी या यू आकार की नकल करने वाले गोल पक्ष होते हैं। यू आकार की घाटियां हिमनद कटाव के माध्यम से बनती हैं और वी आकार की जो घाटियां तब होती है जब एक नदी अपने स्रोत के पास होती है और यहाँ अक्सर वी आकार की घाटी विकसित करती है क्योंकि नदी नीचे गिरती है। इसे ऊर्ध्वाधर कटाव कहा जाता है। अगला है इसी समय घाटी के ढलानों पर अक्षय सामग्री टूट जाती है और इस सामग्री को नदी द्वारा ले जाया जाता है और घर्षण के माध्यम से नदी को नष्ट कर दिया जाता है। वी आकार की घाटी को आमतौर पर बहते पानी में से मिटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उमाजी राजे के द्वारा 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व उमाजी राजे नाइक ने किया था। रामोसी वे लोग थे जिन्हें महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे आदि जिलों में मराठा सेना और पुलिस ने निचली रिंग को इस तरह की सेवा की। ब्रिटिश प्रशासन के नए पैटर्न के खिलाफ चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है। या नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के मुताबिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे गरीब है। ये पूछे विच यूनियन टेरिटरी इज द पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपको याद रखना है MPI इसका फुल फॉर्म मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पुडुचेरी करेक्ट आंसर रहेगा। SSC GD कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन बना था, आप याद रखिएगा। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के मुताबिक पुडुचेरी में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है और यह बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत का 1.72% है। वही केरल में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है जो 0.71% है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कुछ और बात करें अगर तो यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक गरीबी को कई पहलुओं से मापने की कोशिश करता है। सूचकांक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी के आंकड़े देता है। इस सूचकांक में जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 3 आयाम होते हैं। सेल, अगला क्वेश्चन है हमारा सेल का अर्थ पूछे आपसे। सेल स्टैंड फॉर, अब ये क्वेश्चन HTET CGT सोशल स्टडी 2018 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ऐसे सेल का अर्थ पूछा गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है सेल। क्लियर है,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली इस्पात बनाने वाली कंपनी है जो नई दिल्ली में स्थित है। सेल की जो उत्पत्ति है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL से हुई, जिसको 19 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सेल भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर, आसनसोल में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र और सेलम, दुर्गापुर, भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्र का संचालन और स्वामित्व ये बेसिकली करता है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले दोनों शिफ्टों के, सेकेंड और थर्ड के पूरे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे और ये हमारी स्पेशल MTS की टेस्ट सीरीज है। जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किए, ओनली ऑन 49 रुपीज़ में मिल रही, लिमिटेड टाइम है, जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट इसमें डला है, पूरा कंटेंट डला है, ऑल ओवर टॉपिक वाइज सारा डला है। तो आप 49 रुपीज़ का जो है चार्ज पे करके इसको परचेस कर सकते हैं और एग्जाम में काफ़ी अच्छा यहाँ से इंप्रूव आप देख सकते हैं। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, नए पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी स्पेशल ऑफर के तहत दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्द हो सकता है ये ऑफर आपसे निकल जाए, इसलिए अभी परचेस कर लीजिएगा। वो डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ये हमारी SSC GD की है। अगर आपको ने इसको परचेस नहीं किया तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।